आज के लेक्चर की शुरुआत हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, मैसेज करते हैं, इसलिए एक बहुत ही छोटा सा लाइन है, सुनिएगा इसको ध्यानपूर्वक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस की स्थापना और उदारवाद। पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, लेकिन मूल रूप से पढ़ने का पहले उद्देश्य तो जागे। बहुत ही छोटा सा लाइन है, 2-3 चीज़ों पर बात करेंगे हम लोग 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ाई शुरू कर लेंगे। फिर मैं आपको अंत में क्वेश्चंस भी दूंगा लिखने के लिए। जॉन एलिया एक शायर हुए हैं, उनका लाइन है कि हमने जाना तो हमने ये जाना, जो नहीं है वो खूबसूरत है। समझ गए होगे लाइन का मर्ज। 2 ही लाइन था, छोटा सा था। इसका मतलब ये होता है ना कि जो आपके पास नहीं होता है उसके लिए तो आप ललायित रहते हैं, लेकिन जो आपके पास है ना उसकी कदर नहीं करते हैं आप लोग। बहुत सारे लोग परेशान हैं, मैसेज करते हैं कि इस बार भी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। क्यों परेशान होते हो भाई? समय खराब है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है या रिजल्ट आपका नहीं हुआ है या आप कम नंबर आए हैं, दूसरों के नंबर अधिक आए हैं, दूसरों का सिलेक्शन हो गया है, तो इस चीज़ से परेशान मत होइए। जब आपका समय बुरा चल रहा होता है, इसका मतलब ये होता है कि ईश्वर जो हैं, ऊपर वाले भगवान जो हैं, गॉड जो अल्लाह जो हैं, वो आपके ऊपर काम कर रहे हैं, आपको एक मजबूत इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका व्यक्तित्व निखरेगा जब आप समस्याओं से होकर गुजरते हैं। तो जिसने जीवन में एक शहर का साइकिल उठा लो, जो सिर्फ शहरों के रोड पर चला है, उसके गांव के रोड पर चलाओगे तो टूट कर बिखर जाता है। लेकिन जो साइकिल गांव में चलती है ना, वो चेपो वाली साइकिल, उसको शहर में आसानी से दौड़ा सकते हो। तो कठिन समय है तो मजबूत होने का प्रयास कीजिए। ये आपको समय और मजबूत करेगा, निखारेगा आपके व्यक्तित्व को। पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी बना कर रखिए। कंटिन्यूटी बनाने का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 7 दिन बहुत अच्छा पढ़ा और अगले 15 दिन तक किताब नहीं छुआ। ये अगर व्यक्तित्व आपके अंदर आ गया तो ये आपको बहुत नुकसान करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रोज़ पढ़िए, कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए तब तक जब तक सिलेक्शन ना हो। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐसी, तो इसका बेनिफिट उठाइए। ये नहीं होना चाहिए कि बीपीएससी के एग्ज़ाम आए तो 2 महीना पहले पढ़ लिया और एग्ज़ाम पास कर गए। इस तरह का ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। कंपटीशन का लेवल बहुत ही हाई चला गया। आपको नहीं पता होगा कि 15 घंटे तक बच्चे रगड़ते रहते हैं बैठ के लाइब्रेरी में, किताब कॉपियों को, पेन को, अपने माथा को, सब कुछ को। तो इसलिए कंपटीशन बहुत हाई है। ध्यानपूर्वक पढ़िए, चीज़ों को क्लियर करके पढ़िए, लिखते चलिए। नहीं लिखना हो रहा है तो पढ़िए अभी, फिर लिखने का काम कीजिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। रोज़ डेली पढ़ना है, तब तक पढ़ना है जब तक सिलेक्शन ना हो। ओके, आज हम लोग क्या सब पढ़ेंगे? तो कांग्रेस की स्थापना को मैं समझाऊंगा पूरा डिटेल में आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। उसके बाद से डेली क्वेश्चन में से एक दे दूंगा। ये वीडियो कहाँ पर मिलेगा? ये आपको हिस्ट्री लेक्चर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 3-4 प्लेलिस्ट अभी आपके काम का है कि हिस्ट्री लेक्चर है, एक है GS2 लेक्चर है, एक है इकोनॉमिक्स का लेक्चर है, प्लेलिस्ट है उसका, एक उसके बाद से IR का लेक्चर का पूरा प्लेलिस्ट है। उसको देखिए और सवालों को हल करने की कोशिश कीजिए। अभी इतने लेक्चर पर आप लोग फोकस्ड रहिएगा। और 68-69 BPSC गाइडेंस करके एक लेक्चर, एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हिस्ट्री में कांग्रेस की स्थापना तक हम लोग पहुंच गए थे कि कांग्रेस कैसे क्या स्थापित हुआ था, वहां तक पहुंच गए। अब इससे जुड़े हुए सवाल क्या पूछे जाते हैं, जो लिखना है सवाल वो तो मैं आपको अंत में दूंगा। सवाल क्या पूछा जाएगा आपसे? क्या कांग्रेस की स्थापना एक आकस्मिक घटना थी जो एओ ह्यूम जी ने स्थापित किया था कांग्रेस की? वो क्या एक आकस्मिक घटना थी? कांग्रेस क्या अपने आप स्थापित हो गई, अचानक से स्थापित हो गई? या आपसे क्या पूछा जाएगा कि सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत क्या है? सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत क्या है? सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत क्या है? तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगे एग्जाम में, आपको लिखना पड़ेगा। 67th BPSC GS1 का पेपर उठा के देखिए, उसमें भी पूछा गया प्रारंभिक राष्ट्रवादी। प्रारंभिक राष्ट्रवादी किसको कहा जाता है भाई? प्रारंभिक राष्ट्रवादी उदारवादियों को ही कहा जाता है। उदारवादी जो लोग थे उन्हीं को प्रारंभिक राष्ट्रवादी भी कहा जाता है।
ये इस बात क्लियर हो गया। तो ये क्या पूछा गया था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जो हैं उनकी समालोचनात्मक वर्णन कीजिए या उनके बारे में लिखिए। इस तरह के सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि स्पून फीडिंग हमारे चैनल पर नहीं होता है। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद जो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो वो तो पढ़ते ही रहिए, लेकिन स्पेक्ट्रम से और इस चैप्टर अलग अलग बुकों से आप इसको पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम में तो 3 पेज का है मात्र, तो उसमें आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आप मुझे थैंक यू ज़रूर बोलेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपको बहुत मदद मिलेगा। चलिए पहला शुरू करते हैं। अब कांग्रेस की स्थापना, पहले फैक्ट देखें तो 1885 बम्बई संस्कृत कॉलेज में बम्बई में दिसंबर महीने में इसका अधिवेशन होता है कांग्रेस का। अभी भी उसका रायपुर में अधिवेशन हुआ है, तो अभी तो अलग अधिवेशन था, लेकिन उस समय आज़ादी से पहले तक लगभग में हर साल दिसंबर के महीने में इसका अधिवेशन होता था। क्या कांग्रेस की जो स्थापना थी वो आकस्मिक थी? तो आप इसका खंडन किस आधार पर करेंगे? जब आप आंसर लिखेंगे आप इसका खंडन करेंगे सारा जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि कौन कौन से संस्थान का स्थापना हुआ, कलकत्ता में कौन कौन से राजनीतिक संगठन बने हैं, मद्रास में कौन कौन से राजनीतिक संगठन बने हैं, उसके अलावा कौन सा है बम्बई में कौन सा राजनीतिक संगठन बना है, मद्रास में कौन सा बना था, कलकत्ता में कौन सा बना था। ये सारे राजनीतिक संगठनों को आप एक साथ लिख कर क्या बोलेंगे कि नहीं, कांग्रेस की स्थापना आकस्मिक नहीं थी। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में एक जागरण मंच तो तैयार करने को लेकर बात हो ही रही थी। एक जागरण चल रहा था कि हमारी एक राष्ट्रीय मंच होनी चाहिए, हमारी एक राष्ट्रीय मंच होनी चाहिए जिस पर बैठ के हम लोग अंग्रेजी सरकार से पूरा का पूरा अपने लिए शर्तों को मनवा सकें, अपना मांग रख सकें, अपना विरोध दर्ज करवा सकें। हमें एक ऐसे संगठन की ज़रूरत है। तो सबसे पहला चीज़ अगर पूछा जाए क्या कांग्रेस की स्थापना एक आकस्मिक घटना थी, तो आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे राजनीतिक संगठनों को निचोड़ था कांग्रेस, बहुत सारे राजनीतिक जागरूकता का निचोड़ था कांग्रेस। और उस राजनीतिक जागरूकता ने कैसे बढ़ाया, ये राष्ट्रवाद का विकास में मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। अब थोड़ा सा फैक्ट देखते हैं कि एओ ह्यूम जो है, एओ ह्यूम ये बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे। एक उदारवादी सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी में, कंपनी के शासन में, और इन्होंने 1883 से ही शुरू कर दिया था लॉबिंग कांग्रेस की स्थापना को लेकर। निस्संदेह कांग्रेस की स्थापना की शुरुआत में जो अंग्रेजी गवर्नमेंट था भारत में, उनकी भी थी सहमति कि हाँ भाई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए। क्यों? देखो अब जैसे 10 संस्था है, मद्रास में कोई अलग संस्था है, कलकत्ता में कोई अलग संस्था है, बम्बई में कोई अलग संस्था। अब अंग्रेजी सरकार को इन सब से अकेले अकेले डील करना पड़ता था। अब अगर ये सब एक हो जाएंगे, एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक संगठन से बात करना पड़ेगा। इसलिए शुरुआत में तो उसने सपोर्ट किया। एओ ह्यूम जी ने डफरिन वगैरह से भी डिस्कस किया था कि कांग्रेस की स्थापना होनी चाहिए या नहीं इस चीज़ों को लेकर। तो एओ ह्यूम जी ने जब इसका स्थापना किया तो 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई थी। क्या बोला मैंने? इंडियन नेशनल यूनियन। इसी का बाद में नाम बदलकर दादा भाई नौरोजी ने क्या बोला कि यूनियन हटा दो, कांग्रेस कर दो। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है उनको, दादा भाई नौरोजी को। इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब उदारवादी जो थे उनको उदारवादी क्यों कहा जाता है? आज तक आपको नहीं पता होगा, आज मैं बता रहा हूँ, कभी नहीं आपने जानने की कोशिश की होगी। इनको उदारवादी इसलिए कहा जाता है ताकि आने वाले समय के राजनीतिज्ञ जो होंगे उग्रवादी, उनसे बस इनको अलग किया जा सके। बाकी कोई ऐसा उदारवाद था नहीं। इनको बस इसीलिए नाम दिया जाता है क्योंकि समझ पाएँ कि हाँ भाई वो पहला चरण था, ये दूसरा चरण। असल में क्या बोला जाता है इसको? कांग्रेस का प्रथम चरण कहा जाता है बंधुओं, जो कब से कब तक चलता है? 1885 से लेकर 1905 तक। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे आपको PDF जो आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें मिल जाएगा, वैसे स्पेक्ट्रम वगैरह में भी है। तो कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो अब ये बात हुआ कि भाई क्यों स्थापित किया गया है ये। अलग अलग लोगों ने इसके मुखर रूप से आलोचना भी की, जिसमें एक आलोचना की थी लाला लाजपत राय जी ने। इसको सेफ्टी वॉल्व कहा था। सेफ्टी वॉल्व क्या होता है बहुत सारे लोगों ने रट लिया होगा, आज तक नहीं पता होगा। कुकर देखा है आपने? कुकर में सीटी के बगल में एक छोटा सा वॉल्व लगा होता है। वो क्या होता है? तो अगर कुकर का सीटी काम नहीं कर रहा है तो वो सेफ्टी वॉल्व जो है वो सबसे पहले खुलेगा और उससे होकर वॉल्व सारा भाप निकल जाएगा और वो ब्लास्ट नहीं करेगा, लोगों की जान बच जाएगी। ब्लास्ट नहीं करेगा। यानी कि लाला लाजपत राय ने बोला कि ये जो कांग्रेस है ना, ये कांग्रेस कोई भारत के
लिए नहीं बनाई गई है, भारत की जनता के लिए नहीं बनाई गई है। ये तो अंग्रेजी साम्राज्य का संरक्षक के रूप में काम कर रही है। अंग्रेजी साम्राज्य जो है इसको मजबूत करने के लिए काम कर रही है कांग्रेस। लाला लाजपत राय जी ने ऐसा बोला। उन्होंने बोला कि ये सेफ्टी वॉल है। किसका सेफ्टी वॉल है? तो ब्रिटिश राज्य का सेफ्टी वॉल है। ब्रिटिश जो राज्य है, ब्रिटिश राज जो है, इसका सेफ्टी वॉल का काम कर रही है। मतलब कि ब्रिटिश राज के प्रति लोगों में जो आक्रोश हो, वो सारा आक्रोश एक कांग्रेस के मंच पर इकट्ठा हो जाए और वो कांग्रेस जाकर सरकार से बात कर ले और वो कांग्रेस को 2-4 सहानुभूति दे दें और पूरा का पूरा आक्रोश खत्म हो जाए। ये था सेफ्टी वॉल का सिद्धांत कि पूरे देश के जन आक्रोश को एक मंच पर लाकर रख देना, कांग्रेस के मंच पर। और कांग्रेस जब कोई चीज़ बोलेगी तो अंग्रेज़ को क्या लगेगा कि ये लोग बोल रहे हैं और वो बहला फुसला के शांत करा देंगे, जिससे क्या होगा, पूरे देश में विद्रोह नहीं होगा 1857 के जैसा। ये था सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत क्लियर हो गया होगा। क्या था कि भारत के लोगों में जो जनाक्रोश है, किसी चीज़ को लेकर विरोध होगा, कोई मांग होगी अंग्रेजी सरकार से, तो एक मंच पर आ जाएगा, जिससे लोग क्या होंगे, लोग अंग्रेजी सरकार से रुष्ट होकर विद्रोह नहीं करेंगे, जन विद्रोह नहीं करेंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे, धरना नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे। ये सब खत्म हो जाएगा कांग्रेस की स्थापना से। लाला लाजपत राय जी का ऐसा आलोचना है। अब आपको क्या बोलना है कि भले ही शुरुआत में ऐसा लगा हो, लेकिन बाद में जो कांग्रेस है, भले ही कांग्रेस के जन्म में अंग्रेजों ने मदद किया हो। पिछले लेक्चर का लाइन याद करो कि भले ही राष्ट्रवाद जो हो वो अंग्रेजी नीति का परिणाम हो, लेकिन उस राष्ट्रवादी जो विचारधारा थी उसको अंग्रेजों ने कुचलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा था। तो कांग्रेस भले ही शुरू में डफरिन और एओ ह्यूम की मदद से बनाया गया हो, लेकिन बाद में वही डफरिन, वही करजन कांग्रेस को नकारना शुरू करते हैं, उसको समाप्त करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं कि ये भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व करती ही नहीं है, ये अल्प लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ये इन तरह के आलोचना किए जाते कांग्रेस का। तो ये बात है क्लियर हो गई, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत क्या है क्या नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कुछ भी नहीं। आकस्मिक घटना है या नहीं ये भी मैंने समझा दिया है। आंसर राइटिंग मूल रूप से हमें सीखना है और कुछ नहीं। सारा श्रेय ए होम को नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पहले बहुत सारे भारत में राजनीतिक संगठन तैयार हो रहे थे जो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। ए ह्यूम ने क्या बोला था कि बिखरे हुए व्यक्ति कितने भी बुद्धिमान हों, अच्छे आशय वाले क्यों ना हों, अकेले तो शक्तिहीन ही हो जाते हैं। आप अगर एक गुट बनाकर नहीं रखोगे, अगर बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, अगर एकजुट होकर सब लोग आंदोलन नहीं करते, घर से बैठकर कोई ट्वीट करते रहते सब लोग, तो कुछ असर नहीं पड़ता। यही था मूल रूप से उद्देश्य कांग्रेस को स्थापित करने का। यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। प्रथम चरण, उदारवादी चरण जिसको कहा जाता है। उदारवादी चरण की ये खासियत रही है ना कि इसके जो नेता थे, सबसे पहले देखो किसी भी चीज़ को देखना हो ना तो आपको ये देखना पड़ता है उदारवादी चरण में जो नेता थे उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, उनकी मांग क्या थी, उनके कार्य की शैली क्या थी, उनकी कार्यशैली क्या थी और इनकी आलोचना हम किस प्रकार से करेंगे। बस इन्हीं 3-4 चीज़ों पर हमें देखना है ध्यान। तो देखो, दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीन शाह वाचा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद बनर्जी, ये सब क्या थे? व्योमेश चंद बनर्जी पहले वो व्यक्ति थे जिसने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। दादा भाई नेरोजी पहली बार सेलेक्ट हुए थे। फिरोज शाह मेहता बम्बई के समृद्ध वकील, पर जितने भी नेता दिखेंगे आपको, दीन शाह वाचा, एस.एन. बनर्जी, सब समृद्ध वकील। कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई बड़ा राजघराना से आता है। यानी कि समाज के कौन लोग थे? समृद्ध मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी, वकील, डॉक्टर, इन लोगों का संगठन था उदारवादी कांग्रेस का प्रथम चरण। अब मुझे ये चीज़ बताइएगा कि ये जो लोग हैं, क्या ये भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? नहीं। भारत का प्रतिनिधित्व उस समय कौन करता था? गांव की 95% जनसंख्या भारत का प्रतिनिधित्व करती थी, जिसका इसमें 1% भी प्रतिनिधित्व नहीं था। कांग्रेस में कोई एक आदमी ऐसा नहीं था जो बिल्कुल ग्राउंड रूट से आया हो, बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हो। ये जो लोग थे, इनकी क्या मांग होती थी? इन्होंने हमेशा ब्रिटिश राज्य को अच्छा माना भारत के लिए। दादा भाई नेरोजी जैसे लोग जो हैं, ये भले ही इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बहुत ही अच्छे थे, लेकिन इनकी आलोचना जब हमें करनी है तो हम क्या बोलेंगे कि दादा भाई नेरोजी अंग्रेजी राज को अच्छा मानते थे। आज तक आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। इनकी बुक का नाम क्या है? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
अन ब्रिटिश का मतलब आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा। मतलब ये बोलते थे कि ब्रिटिश राज तो बहुत अच्छा है, लेकिन भारत में जो ब्रिटिश राज चल रहा है वो ब्रिटिश राज है ही नहीं। क्योंकि ये लंदन में रहे हमेशा, वहाँ की इन्होंने संस्कृति देखी, वहाँ के अधिकार देखे लोगों के, तो इनको बड़ा क्षुब्ध हुआ कि यहाँ के लोगों को इतने सारे अधिकार दिए गए हैं, भारत के लोगों को क्यों नहीं दिए गए, जबकि एक ही राजा के, एक ही क्वीन के हम सारे संतान हैं। शब्द सही सुनना मेरी बातों को गौर से। हम ब्रिटिश राज्य के संतान हैं, हम सबसे उनके प्रिय संतानों में से एक हैं। इस तरह के लाइन का उपयोग करते थे उदारवादी लोग। तो अन ब्रिटिश का मतलब आज समझ में आ गया होगा। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया करके जो उनका इकोनॉमिक को लेकर ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को लेकर बुक है, वो दादा भाई नौरोजी ने इसीलिए उसका अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम से रखा है बुक का, किताब का नाम। ओके। इस समय इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्यिक व्यक्ति शामिल थे, पूरी अधिकार था। आज बात बहुत सारी क्लियर हो गई होगी। आगे क्या बोलेंगे इसमें हम लोग कि इन मध्यम वर्गीय लोगों के ढंग ही, जो प्रायः संवैधानिक ही होते थे, इस युग के राष्ट्रीय संघर्ष के मुख्य ढंग थे। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए विशेष आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे। इनका जनसाधारण से कोई संपर्क ही नहीं था। इनको मतलब ही नहीं था कि रूट लेवल पर क्या समस्या है भाई, लोगों की मांग आखिरकार क्या है। ये क्या मांग करते थे कि आईसीएस में उम्र बढ़ा दो, आईसीएस भारत में भी होना चाहिए। अब मुझे बताओ कितने परसेंट लोग आज भी यूपीएससी देते हैं भाई, कितने परसेंट लोग उस समय में देते होंगे। 100 लोग भारत में से एग्ज़ाम नहीं देते होंगे आईसीएस का उस समय में। लेकिन इनकी मांगे क्या थी, इन्हीं सब तरह की चीज़ों को लेकर मांग करते थे। ये क्या बोलते थे, और एक बार फिरोज शाह मेहता ने क्या बोला था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु यह उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझे, उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा। ये क्या बोलते थे उदारवादी कि अंग्रेजी संपर्क जो है वो अनन्य कृपा है हम पर। अगर ब्रिटिश लोगों से हमारा संपर्क नहीं हुआ होता तो हम भारतीय लोग तो पिछड़े ही रह जाते, हम भारतीय लोगों का कोई अस्तित्व नहीं होता, हम भारतीय लोग मध्यकालीन इतिहास में ही जी रहे होते। अंग्रेजों को इन्होंने क्या बोला कि भारत में ब्रिटिश राज का रहना बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब ब्रिटिश यहाँ से चले जाएंगे तो भारत के लोग शासन व्यवस्था करना नहीं जानते हैं। भारत के लोग में शासन व्यवस्था जब करना नहीं जानेंगे तो पूरे देश में अव्यवस्था फैल जाएगी, कहीं पर कोई देखने वाला नहीं होगा, इस देश को छोड़कर जाना पड़ सकता है हमें। ये इस तरह की चीज़ों की बात करते थे। अब आते हैं कि इनकी आलोचना किस आधार पर की जाती है। उसके बाद मैं इनके कार्य भी आपको गिनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कार्य नहीं गिनाऊंगा इनका, भाई आपको इनके बुक से जाकर पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर होगा। भारतीय लोगों पर विश्वास नहीं, अनुनय विनय की राजनीति, लॉन्ग लिव क्वीन का गाना गाते थे कांग्रेस के अधिवेशन में ये लोग। सामान्य भारतीय लोगों की भावनाओं से दूरी, शहरी भारतीयों का लघु प्रतिनिधित्व करते थे ये लोग। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में उग्रवादियों ने इस काल की उपलब्धियों की निंदा की। अब धीरे धीरे क्या होता है, फिर उग्रवादी आने शुरू हो जाते हैं। ये सब आलोचना आपने पढ़ लिया। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि उदारवादी की नीतियाँ जो हैं इनका मूल्यांकन कीजिए, इनको कैसे आप मूल्यांकन कर सकते, इनकी अच्छी चीज़ें भी मैं बताऊँगा। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में उग्रवादियों ने इस काल की उपलब्धियों की निंदा की। इसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति का संज्ञा दिया गया। राजनीतिक भिक्षावृत्ति का क्या मतलब होता है कि अपने अधिकार को भी झोली फैलाकर मांगना। अपना अधिकार जब होता है तो मुट्ठी बंद करके, सीना तान के खड़े होकर मांगा जाता है कि हमारा अधिकार है, हम इस देश पर शासन करें, हमें चाहिए। ना कि ये कि लॉन्ग लिव क्वीन, हम आपके चरणों में आत्मार्पित करते हैं, आप हमें ये अधिकार दे दीजिए। लेकिन ये लोग राजनीतिक भिक्षावृत्ति करते थे। लाला लाजपत राय जी ने क्या बोला था इनको कि अधिक से अधिक इससे पाखंड और देशद्रोह को बढ़ावा मिला है। उन्होंने क्या बोला था कि ये अवसरवादी आंदोलन है। अवसरवादी का मतलब क्या होता है कि इनको बस आंदोलन करके अपने लिए कुछ निकाल लेना है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं सारी आलोचना ही क्यों कर रहा हूँ उदारवादियों की। नहीं कर रहा हूँ, आने वाले थोड़ी देर बाद में जब आपको इनका पक्ष बताऊँगा तो आपको लगेगा कि वाह क्या इन्होंने काम किया था। लाला लाजपत राय जी ने क्या बोला इनको, अवसरवादी राजनीति की संज्ञा दी थी। और क्या बोला था कि इससे देशद्रोह को बढ़ावा मिला है, ये सब चीज़ उन्होंने बोला था। अब आते हैं कि इन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया या सारा कुछ खराब ही किया। इनके अच्छे काम अब मैं गिनाता हूँ। आपके घर के जो बुजुर्ग होते हैं, जब कांग्रेस की स्थापना हुई, अब थोड़ा सा लॉजिकल होकर समझना, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तभी अगर कांग्रेस उग्रवाद को अपना लेती
तो जैसे बाकी उग्रवादियों के साथ अंग्रेजी सरकार डील करती है, उग्रवाद के साथ डील करती है अंग्रेजी सरकार, वैसे ही इनके साथ भी डील करती। क्या करती? सबको जेल में डालो, फांसी चढ़ाओ, मामला को समेट कर ख़त्म कर दो। ये लोग जो थे, जिनको आप तब से आलोचना कर रहे हैं हम लोग, ये समाज के सबसे पढ़े लिखे, देश दुनिया को देखे हुए लोग थे। अब आप सोचेंगे कि मैंने ये क्या बोल दिया। आप मुझे बताओ, आज़ादी के समय भारत की लिटरेसी कितनी थी? 5% के लगभग में। और ये उससे भी बहुत पहले की बात हो रही है। 1885 से 1905 ईस्वी की बात हो रही है। तो ये जो पढ़े लिखे लोग थे, इनको पता था कि इससे पहले कि जितनी राजनीतिक संगठन फेल हुए हैं, वो क्यों फेल हुआ है। इससे पहले कि जितने भी राजनीतिक संगठन अगर सही से खड़े नहीं हो पाए या मजबूत नहीं हो पाए, तो क्यों नहीं मजबूत हो पाए। इसलिए इन्होंने शुरुआत में क्या किया? इन्होंने शुरुआत में अनुनय विनय, यानी कि संगठन को मजबूत करो, अनुनय विनय करो, अंग्रेजी राज से झुक के ही बात करो, लेकिन पहले संगठन को मजबूत करो। देश के जनता के बीच एक नाम आना चाहिए सबके मुंह पर। सबसे पहली चीज़ कि कांग्रेस नाम की कोई चीज़ है जो एक प्रोफेशनल ढंग से बनाई गई संस्था है, जो देश में काम करती है, लोगों के मांग को रखती है। यानी कि ये जो संगठन था, ये उस समय के सबसे पढ़े लिखे जागरूक लोगों के द्वारा बनाया गया, सोचा समझा एक रणनीति था उदारवाद का दौर, जिसमें हम आलोचना भी करते थे, हम मांग भी करते थे, लेकिन हम संगठन को बचाकर भी रखते थे। धीरे धीरे अंग्रेजों की आंखों में उदारवाद भी चुभने लग गया। डफरिन ने क्यों बोला कि कांग्रेस जो है वो अल्पमत गढ़ संगठन है, यानी कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जबकि डफरिन को पता था कि ये संगठन धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। कांग्रेस की जब अधिवेशन किए जाते थे, तो आप अगर ध्यान से देखे होंगे, आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा, पहला है बम्बई, दूसरा या तीसरा है मद्रास, कोलकाता है दूसरा। बड़े बड़े उस समय के नगरों में किए जाते थे। धीरे धीरे पूरे भारत को ये एक करने की कोशिश कर रहे थे अपने अधिवेशन के द्वारा, और मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे गठबंधन को। राष्ट्रवाद क्या होता है, देश क्या होता है, तुम्हारा शोषण कैसे हो रहा है, पहले तुम्हें ये तो पता चले, फिर तो तुम आंदोलन करोगे। उग्रवाद जो खड़ा हुआ है, उग्रवाद किस आधार पर खड़ा हुआ है? उग्रवादी लोगों ने बोला कि हमारा शोषण हुआ है, शोषण हमारा आर्थिक रूप से हुआ है, हमारा राजनीतिक रूप से शोषण हुआ है। तो तुम्हें ये बताया किसने कि तुम्हारा आर्थिक और राजनीतिक रूप से शोषण हो रहा है? तो ये चीज़ बताया उदारवादियों ने। गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागी पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये गुरु थे और ये गोविंद थे। इनको पता कैसे चला कि वो गोविंद है, उनके पैर छूने हैं? ये गुरु ने बताया। तो गुरु कौन थे? ये उदारवादी थे, जिन्होंने तरह तरह की बुक लिखी। रमेश चंद्र दत्त जी की बुक है, आरसी दत्त जिनको कहते हैं, उनका इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, शायद देखना फैक्ट में अगर मैं गलत हो रहा हूँ तो। जो अपने दादा भाई नौरोजी हैं, उन्होंने लिखा ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या होता है? हाउस टैक्स, हाउस एक्सपेंडिचर के तौर पर भारत से सारा धन जो है ये भारत बाहर ले जाया जा रहा था। ये हमें किसने समझाया? सबसे पहली बार तो हमें उदारवादियों ने समझाया कि देखो बेटा, तुम्हारा जो पैसा है ये अंग्रेज़ सैनिकों को वेतन देने के तौर पर, अंग्रेज़ सैनिकों को युद्ध में सहायता देने के तौर पर, जो ब्रिटिश राज वहाँ पर अधिकारी काम करते हैं भारत में सारे, उन सारे अधिकारियों को वेतन देने के तौर पर, उनके घर के खर्चे देने के तौर पर तुम्हारे भारत की सारी संपत्ति उठा के कहाँ पर ले जाया जा रहा है? तो सारी संपत्ति को लंदन ले जा रहे हैं ये लोग। इसका तुम लोग विरोध नहीं करोगे तो कल को तुम्हारा देश कंगाल हो जाएगा। ये तुम्हें किसने बताया? उग्रवादियों को दिए, उदारवादियों ने बताया हमें। ये चीज़ दिया था उन्होंने हमें पक्ष में। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि उदारवादियों का पक्ष और विपक्ष में पॉइंट लिखे, तो आप क्लियरली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाएगा, फंसाने के लिए पूछा जाएगा, क्या उदारवादी एक सच्चे देशभक्त थे? क्या उदारवादी एक सच्चे देशभक्त थे? तो आप क्या लिखोगे? आप मुझे बताओ। लिख सकते हो ना कि ये सच्चे देशभक्त थे, आलोचना करना हो या इनके पक्ष में पॉइंट लिखने हो, क्लियर हो गया होगा। आज का जो उग्रवाद है ना, आज का जो उग्रवाद है, ये कल का क्या होगा? ये कल का उदारवाद हो जाएगा। जिस समय में इन लोगों ने संगठन को शुरू किया, जिस समय इन लोगों ने कांग्रेस की स्थापना की, जिस समय इन्होंने कांग्रेस को जड़ को मजबूत करने की कोशिश की, उस समय में इनकी नीति परफेक्ट थी, बिल्कुल सटीक थी, कोई उसमें कमी नहीं थी।
अब आप ये बोलोगे कि भाई कुछ विचार तो हमें बता दीजिए जिसको हम आने वाले सवालों में लिख सकें, और थोड़ा सा फैक्ट तो और चाहिए, मैं दिखाता हूँ, सब कुछ मैं दिखाता हूँ, चिंता मत कीजिएगा। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इनके कार्य। उसके बाद मैं स्पेक्ट्रम पर भी ले चलूँगा आप लोगों को, फिर अंत में मैं सवाल दूंगा। अभी वीडियो लेक्चर है थोड़ा सा। समाज सुधार पर इन्होंने जोर दिया। 1886 में लोक सेवा आयोग गठित करवाया इन्होंने। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम को पारित करवाया। अधिनियम जिस दिन हम पढ़ेंगे एक्ट एक एक करके, उसमें मैं आपको सारा पढ़ाऊँगा। 1853 से लेकर 1900 कैबिनेट मिशन तक सारा पढ़ाऊँगा, चिंता मत कीजिएगा। और कहानी की जैसे पढ़ाऊँगा। मैं जब एक्ट पढ़ाऊँगा ना आपको, तो आपको लगेगा कि ये था एक्ट जिसको आज तक हम रटने के लिए बैठे हुए थे। अब आप मुझे बताओ एक चीज़, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, माइंड को खोलने की कोशिश कीजिएगा। अब आप मुझे बताओ, कांग्रेस की स्थापना हो गया है, उदारवाद का क्रम चल रहा है, उदारवादी लोग संवैधानिक सुधारों की मांग कर रहे हैं अंग्रेजों से। कब से शुरू हो गया है ये? 1885 शुरू हो गया है। और 7 सालों के बाद 1892 ईस्वी में एक एक्ट बनता है। तो क्या आपको नहीं लगता उस एक्ट के ऊपर उदारवाद का प्रभाव होगा? आज से पहले आपने सोचा था। अब जब उस एक्ट के ऊपर उदारवाद का प्रभाव होगा, तो क्या अंग्रेजी सरकार ये नहीं कोशिश करेगी कि कांग्रेस को थोड़ा सा खुश किया जाए, कांग्रेस को उदारवादी लोगों को थोड़ा सा खुश किया जाए, इनको क्यों ना कुछ शक्तियां दे दें, कुछ संवैधानिक चीज़ों की मांग कर रहे हैं वो दे दें, जिससे ये लोग खुश हो जाएं, हमारा भी साम्राज्य चलता रहे, इनका भी अपना दुकान चलता रहे। तो 1892 में यही चीज़ था। 1892 में कुछ गैर सरकारी सदस्यों की भर्ती को भी शुरू किया गया। बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार शुरू किया गया था। धीरे 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 भारत में संवैधानिक सुधारों को शुरू किया गया है। तो ये सब चीज़ें 1892 में। अब आप जब 1892 का एक्ट पढ़ेंगे तो आपको क्लिक करेगा, अच्छा ये चीज़ था, इसलिए इसमें ये सब चीज़ों को शामिल किया गया था। जब भी कोई एक्ट पढ़ते हैं तो उससे पहले उसकी कहानी पढ़िए। 370 अधिनियम 2019 में अगर जो हटाया मोदी जी के गवर्नमेंट ने, उसको जब आप पढ़ने बैठेंगे तो क्या आप बीजेपी की विचारधारा को नहीं पढ़ेंगे क्या, क्यों हटाया गया था? तो ये चीज़ दोनों को जोड़कर पढ़ना पड़ता है। आईसीएस की परीक्षा में भारत और लंदन में एक साथ हो, ये इनकी मांग रहती थी। भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए वेलबाई आयोग के बारे में बहुत बार पूछा यूपीएससी ने भी, और स्टेट पीसीएस भी पूछ सकता है आपसे वेलबाई आयोग क्या है। तो ये भारतीय व्यय की आर्थिक समीक्षा के लिए बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? इन लोगों ने इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो दिया ना, जिससे क्या पता चला कि भारत से सारा पैसा जो बाहर ले जाया जा रहा है। जब इन्होंने उदारवादियों ने ये थ्योरी दिया तो अंग्रेज सरकार ने विवश होकर एक आयोग बनाया कि हाँ भाई देखो, भारत की आर्थिक स्थिति की थोड़ी समीक्षा करवा लेते एक आयोग बनाकर। तो इसीलिए ये वेलबाई आयोग का गठन किया गया था। राजनीतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया इन्होंने, लोगों को जागरूक बनाया, लोगों को बताया कि देखो भाई विरोध कैसे किया जाता है, कोई संगठन का निर्माण कैसे किया जाता है, अपनी बातों को मनवाया कैसे जाता है। ये चीज़ें हमें किसने सिखाई? कि तुम्हारा शोषण हो रहा है, ये किसने सिखाया? उदारवादियों ने हमें सिखाया। अंग्रेजी आर्थिक शोषण को उजागर किया। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आपने पढ़ा ही है, वेलबाई आयोग भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं स्पेक्ट्रम पर। उससे पहले मैं आपको एक विचार पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आप स्पेक्ट्रम ये सब फैक्ट पढ़ेंगे। ये पट्टाभी सीतारमैया जी का कथन है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्या बोला था इन्होंने। उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा और बता के कि हम उनको उस रुख से अधिक के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते जो उन्होंने भारतीय राजनीतिक सुधारों के मार्गदर्शक के रूप में अपनाया, जितना कि हम उस ईंट और मिट्टी को दोष दे सकते हैं जो कि एक आधुनिक भवन की नींव में 6 फुट तक गड़ा था। उन्होंने भवन के ऊपरी भाग का बनना संभव बनाया। मंजिल दर मंजिल औपनिवेशिक स्वशासन, साम्राज्य के भीतर स्वायत्ततापूर्ण शासन, स्वराज और अंत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग इसी के द्वारा संभव हो पाया। क्रमिक रूप से इन्होंने मांग को शुरू कर दिया गया। अगर आपकी नींव मजबूत नहीं होगी तो आप इसके ऊपर जो आप लोगों ने भवन बनाया, पूर्ण स्वराज का भवन बनाया, इससे पहले भारत में स्वराज उदारवादियों ने ही स्वराज की मांग की थी। 1905 में किया था आपके गोखले साहब ने, और 1906 के अधिवेशन में दादा भाई नेरोजी जी ने जो स्वराज की मांग की थी, ये उसी का आधार उसी के बाद में जाकर पूर्ण स्वराज का रूप मिला है। यानी कि जो भी आपने किया है, भवन निर्माण आपने ऊपर किया है, ऊपर फ्लोर बाय फ्लोर बनाते हो, लेकिन नींव की ईंट किसने रखी? तो उदारवादियों ने रखी थी। यही कहा है पट्टाभी सीतारमैया जी ने कि औपनिवेशिक स्वशासन, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला? औपनिवेशिक स्वशासन। उसके बाद क्या बोला? साम्राज्य के भीतर थोड़ी सी स्वायत्तता दे दो। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि स्वराज दे दो भाई थोड़ा सा। उसके बाद क्या मांग आ गई? 1930 में जो पंडित नेहरू जी के बारे में क्या पढ़ते हैं? पूर्ण स्वराज। भगत सिंह वगैरह के बाद समय के क्या पढ़ते हैं? पूर्ण स्वराज की बात हम लोग करते हैं। तो ये था उदारवादियों का काम।
अब मैं थोड़ा सा इनकी उपलब्धियां बता देता हूं आपको। देखो यहाँ पर स्पेक्ट्रम में आपको मिल जाएगा, पढ़िएगा वहाँ से और फिर आपको इससे रिलेटेड आंसर लिखना है जो मैं क्वेश्चन देता हूं। लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्य से परिचित करवाना, आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना, देश के विभिन्न भागों में राजनीतिक और कार्यकर्ताओं के मध्य संबंध स्थापित करना, औपनिवेशिक विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन समर्थन देना, लोगों को जाति धर्म प्रांतीयता की भावना से ऊपर उठकर उनमें एक राष्ट्रव्यापी अनुभव को जागृत करना और भारतीय राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रोत्साहन एवं उसका प्रसार करना। और उसके बाद ये आप सारा पढ़ेंगे और 1885 से लेकर 1905 तक के सारा अधिवेशन भी आपको पढ़ना है। आपको अगर पास होना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और अब रहा आज का सवाल, लॉन्ग फॉर्म का सवाल होगा। लॉन्ग फॉर्म का मतलब अब आपको जितना लिखना है, इसमें जितना लिखना है लिखिए, 300-400 शब्दों में लिखना है आपको। लिखिए प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की, क्वेश्चन लिखिएगा कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की उपलब्धियों, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की उपलब्धियों और कार्यशैली का वर्णन करते हुए प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की उपलब्धियों और कार्यशैली का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट कीजिए क्या वो एक सच्चे देशभक्त थे। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के उपलब्धियों और कार्यशैली का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि क्या वो एक सच्चे देशभक्त थे। 2 बार मैंने बोल दिया है। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की उपलब्धि और कार्यशैली का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि क्या वो एक सच्चे देशभक्त थे। इसी पर आपको आंसर लिखना है, लॉन्ग फॉर्म का आंसर लिखना है और खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। बुक को पढ़िए ज़रूर, लेकिन लिखिए खुद से ही। अगर आप खुद से नहीं लिखेंगे तो आपके लेखन शैली कोई विकास नहीं हो पाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कहीं से कॉपी पेस्ट करके अगर आप मुझे भेजते हैं तो उससे अच्छा कि न मत भेजिए। मुझे चेक करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता जब तक किसी का अपनी लेखन शैली ना हो। किताबी भाषा पढ़ के मज़ा नहीं आता। हेल्प लीजिए लेकिन अपने भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए ना, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। जैसा भी लगा वो वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।